गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे एनपीओ का। तो मीनिंग पहले देखते हैं बैलेंस शीट का। सबसे पहला पॉइंट, इट इज ए स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट क्या है? एक स्टेटमेंट दैट रिवील्स द फाइनेंशियल पोजीशन, जो क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन किसका? एक संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का, एक पार्टिकुलर डेट पर। तो याद रखना है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट जो कि फाइनेंशियल पोजीशन एक ऑर्गेनाइजेशन का बताता है एक पर्टिकुलर डेट पर। एनी डाउट? क्लियर है? फिर से बताइए ना। बैलेंस शीट क्या है? तो एक स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर डेट पर। एक पर्टिकुलर डेट को ही हम लोग क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इसीलिए कहा गया बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल पोजीशन एक ऑर्गेनाइजेशन का बताता है एक पर्टिकुलर डेट पर। बोलो, कोई डाउट? कोई क्वेश्चन करता है बैलेंस शीट क्या है? तो सिंपल हम लोग कह सकते हैं बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बताता है। नंबर 2, इट शोज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल फंड। तो बैलेंस शीट क्या शो करता है? बैलेंस शीट में क्या क्या दिखता है? तो एसेट्स शो होगा, लायबिलिटीज शो होगा एंड कैपिटल फंड शो होगा। क्लियर है? यस सर। नंबर 3, Yes, sir. it is prepared in the same manner as that for a business fund। जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे क्लास 11th में, तो उसमें जो ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं, ठीक है, वहाँ पर जिस तरीके से हम लोग बैलेंस शीट बना रहे थे उसी सेम मैनर में एनपीओ के लिए भी बैलेंस शीट बनाया जाता है। पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ना, उसके बाद ही हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे क्लास 11th में। तो उसी तरीके से बैलेंस शीट यहाँ भी बनेगा। इसीलिए कहता है पॉइंट नंबर 3, इट इज प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर एज डेट फॉर अ बिजनेस फर्म। नंबर 4, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये कब बनाया जाएगा? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद, आफ्टर। क्लियर है? हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे थे एनपीओ में स्टार्टिंग में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या था? नंबर 1, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। नंबर 2, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। Income and expenditure. एंड नंबर 3, Balance sheet. दैट इज बैलेंस शीट। तो देखो ना, इनकम एक्सपेंडिचर के बाद ही तो बन रहा है बैलेंस शीट, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नंबर 5, एनी सरप्लस। अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे हम लोग, तो इसमें क्या होता था जी? सरप्लस या डेफिसिट, एक ही चीज होता था ना, या तो सरप्लस होता था या तो डेफिसिट होता था। तो वही क्वेश्चन का यहाँ पर मीनिंग में कहता है एनी सरप्लस और डेफिसिट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल फंड में। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? तो कैपिटल फंड में। जो बैलेंस शीट में हमारा कैपिटल फंड होता है ना, तो कैपिटल फंड जो होगा उसमें हम लोग कैपिटल फंड का अमाउंट एंड ऐड हो जाएगा कब? जब सरप्लस होगा, ठीक है, कैपिटल फंड के साथ। अगर डेफिसिट होगा तो क्या कर देंगे?
लेस लेस कर देंगे और अमाउंट बाहर चला जाएगा, अमाउंट कॉलम। इसके बाद यहाँ पर कैपिटल फंड इक्वल टू एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसको याद रखना है। कैपिटल फंड इक्वल टू क्या होता है, तो टोटल ऑफ असेट्स एंड माइनस टोटल ऑफ लाइबिलिटीज। टोटल असेट का और माइनस टोटल लाइबिलिटीज का करेंगे तो कैपिटल फंड हम लोग को मिलता है। अब बात करते हैं, यहाँ तक कोई डाउट किन्हीं को मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट में? सर कैपिटल फंड को किधर शो करेंगे? वो बैलेंस शीट सब में तो हम liability फॉर्मेट में और बताएंगे, assets। लाइबिलिटीज साइड में बताएंगे, डालेंगे उसको लाइबिलिटीज साइड में, ठीक है। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट हम लिखे हुए हैं पहले, ओपनिंग बैलेंस शीट तो कहता है इट शोज द बैलेंसेज ऑफ ऑल द असेट्स, बैलेंसेज ऑफ द ऑल द असेट्स, लाइबिलिटीज, फंड्स एंड रिजर्व्स इन द बिगिनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। इसलिए तो ओपनिंग बैलेंस शीट इसको हम कह रहे हैं। इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड टू एसर्टेन द कैपिटल फंड, तो इसको हम लोग प्रिपेयर क्यों करते हैं, तो कैपिटल फंड निकालने के पर्पज से। इन द बिगिनिंग ऑफ एनी अदर मिसिंग आइटम, फिर से इट शोज द बैलेंसेज ऑफ ऑल असेट्स, लाइबिलिटीज, funds and reserves in the beginning of an accounting period. It is usually prepared to ascertain the capital fund in the beginning of or any other missing item, ठीक है। कोई मिसिंग आइटम हम लोग को फाइंड आउट करना हो या कैपिटल फंड फाइंड आउट करना हो तब हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो जनरली याद रखना ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग क्यों प्रिपेयर करेंगे, तो कैपिटल फंड के लिए, कैपिटल फंड के लिए। एक क्वेश्चन भी हम लोग अभी देखेंगे तो उसके साथ भी हम लोग को समझ में आएगा। अब यहाँ पर कहता है नीड फॉर प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट, क्या नीड है ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का, तो लिखता है इन केस द कैपिटल फंड इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में नहीं दिया हो क्या कैपिटल फंड, देन इन ऑर्डर टू एसर्टेन द कैपिटल फंड वी नीड टू प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट से ही हम लोग कैपिटल फंड को फाइंड आउट करेंगे। ऑल द ओपनिंग बैलेंसेज, देखो ऑल द ओपनिंग बैलेंसेज याद रखना है ऑफ असेट्स सच एज बिल्डिंग, फर्नीचर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो भी बिगिनिंग का, वो भी बिगिनिंग का etc, एंड ऑल द ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ लाइबिलिटीज सच एज क्रेडिटर्स, एडवांस सब्सक्रिप्शन, वो भी बिगिनिंग का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज etc, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस ये सब का आर रिकॉर्डेड इन दिस बैलेंस शीट, तो इस बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग रिकॉर्ड क्या क्या करते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट, ठीक है, एंड ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ लाइबिलिटीज, याद रखना ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ असेट्स एंड ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ लाइबिलिटीज। फिर कहता है यहाँ पर द एक्सेस ऑफ द टोटल ऑफ द असेट्स ओवर द टोटल ऑफ द लाइबिलिटीज इज रिगार्डेड एज कैपिटल फंड, ठीक है। जो बैलेंसिंग आएगा ना वही हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल फंड। फॉर्मेट देखते हैं क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मेट ओपनिंग बैलेंस शीट का डेट यहाँ पर लिख देना है, इधर लाइबिलिटीज होगा और इधर असेट्स होगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट अगर होगा क्वेश्चन, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर होगा क्वेश्चन में, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, लाइबिलिटीज है, तो उसको हम लोगों ने लाइबिलिटी साइड लिख दिया और अमाउंट बाहर। आउटस्टैंडिंग होगा अगर एक्सपेंसेज हमारा, आउटस्टैंडिंग होगा एक्सपेंसेज हमारा कब का, तो लास्ट ईयर का, याद रखना है ये लास्ट ईयर का होगा, तो हम लोग उसको कहाँ पर लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में, जब ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग बना रहे होंगे तब। एडवांस होगा सब्सक्रिप्शन, वो भी लास्ट ईयर का, तो उसको भी हम लोग अमाउंट कॉलम में लिखेंगे, ठीक। ये वाला बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है, ये बाद में हम लोग निकालेंगे। अभी पहले असेट्स का हम लोग लिख लेते हैं। कैश इन हैंड होगा, उसका अमाउंट बाहर चला जाएगा। कैश एट बैंक बाहर अमाउंट।
फिक्स्ड असेट्स अगर होगा कुछ तब अमाउंट बाहर चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट होगा अमाउंट बाहर लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का याद रखना है, लास्ट ईयर का, ठीक है, वो भी बाहर चला जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेज होगा कुछ भी लास्ट ईयर का तो वो भी बाहर, इसका टोटल हम लोगों ने कर दिया और यहाँ तक का टोटल कर दिया। अब दोनों को जो माइनस करेंगे उसको यहाँ पर लिख देंगे और दोनों साइड का टोटल को इक्वल कर देंगे और वही चीज़ हमारा आएगा कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। एनी डाउट? सर हाँ। ये समझा दीजिए सर। देखो यहाँ पर क्या फॉर्मेट हम लोग देख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट का। अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ना तो उसको लायबिलिटी साइड में हम लोग लिखेंगे। अगर किसी तरह का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो वो भी लास्ट ईयर का होगा तो उसको हम लोग लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन होगा लास्ट ईयर का तो उसका भी अमाउंट बाहर लिख देंगे डायरेक्ट, वो भी लास्ट ईयर का होना चाहिए। कैश इन हैंड होगा अमाउंट बाहर चला जाएगा, कैश एट बैंक होगा अमाउंट बाहर, फिक्स्ड एसेट्स होगा कुछ तो लिखेंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट होगा तो लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग अगर सब्सक्रिप्शन होगा तो लास्ट ईयर का तो उसको भी बाहर लिख देना है। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा उसको भी बाहर लिख के इसको बैलेंसिंग करेंगे हम लोग तो हमारा जो बैलेंस आएगा वो हो जाएगा कैपिटल फंड। एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है, ये तो फॉर्मेट हुआ। क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, देखो ना क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन 1/4/2018 assets of the रूबी क्लब वर एज फॉलोज। लैंड और बिल्डिंग दे दिया है, कितना 2 लाख रुपया, और हमको क्या कहता है ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना दे दिया, ये लैंड एंड बिल्डिंग क्या है जी, असेट्स होगा कि लायबिलिटीज होगा, एसेट होगा तो एसेट साइड लिखना होगा ना, एसेट से तो एसेट साइड लिखना होगा। तो अब एसेट साइड इसको हम लोग लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपये, ठीक। फर्नीचर कितने का है, 25,000 का है फर्नीचर, हम लोग लिख दिए 25,000। कैश इन हैंड क्या है, एसेट है, एसेट साइड लिख दिए कैश इन हैंड 15,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल कितना है 30,000 है ना, तो उसको भी हम लोग लिख दिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितने का 30,000 रुपये का। क्लियर है? उसके बाद लायबिलिटीज दिया है 1/4/2018 का, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 दे दिया तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा चूंकि लायबिलिटीज है, बैंक से हम लोगों ने अकाउंट में जितना पैसा था उसे ज़्यादा निकाल लिया है तो बैंक के लिए लायबिलिटी हो गया ना, सॉरी हम लोग के लिए लायबिलिटी हो गया ना, बैंक को चुकाना पड़ेगा, बैंक को देना पड़ेगा। फिर आउटस्टैंडिंग है सैलरी, ये भी बकाया है, भाई किसी को पैसा देना है अपने स्टाफ को अभी दिए नहीं है तो वो भी हमारा लायबिलिटीज है, तो हम लोग लायबिलिटी साइड लिख दिए कितना का 5,000 का। अब इधर का टोटल कर दिए एसेट साइड का तो कितना आया जी 2,70,000 रुपये आ गया। अब लायबिलिटीज का टोटल हम लोग करते हैं तो कितना आता है देख लेते हैं, तो 25,000 आ गया लायबिलिटी साइड का टोटल कर दिए तो, और जो बैलेंसिंग आएगा वही हो जाएगा हमारा कैपिटल फंड, हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के पर्पस से ही हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ पे बना रहे थे। तो कितना आ जाएगा 2,45,000 रुपये, 2,45,000, तो यही हो गया 2,45,000 बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड। क्लियर हुआ? और भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अभी केवल फॉर्मेट को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। और ये फॉर्मेट याद रखना है कैपिटल फंड का, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक। अब इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी हम लोग बना सकते हैं, जब क्वेश्चन बनाएंगे ना हम तब एक दूसरा भी तरीका बता देंगे, जैसे सब्सक्रिप्शन को बनाते थे ना अकाउंट फॉर्मेट में, स्टेटमेंट फॉर्मेट में, उसी तरीके से। अब देखते हैं यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट का बात करता है। क्लोजिंग बैलेंस शीट तो कहता है इट इज प्रिपेयर्ड टू असेस द ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन
of an organization at the end of an accounting period। फॉर्मेट यहाँ पर देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट का, इधर लाइबिलिटीज हो जाएगा, इधर एसेट हो जाएगा, यहाँ अमाउंट हो जाएगा। सबसे ऊपर में टॉप में क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, क्वेश्चन में दिया होगा। तो फिर बैलेंस शीट एज एट जो भी डेट को बना रहे हैं वो डेट लिख देना है, ठीक है। अभी आते हैं, एक चीज़ ध्यान रखना है, ये फर्स्ट में सबसे पहले लिखते हैं हम लोग लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड लिखते हैं, ठीक है। तो कैपिटल फंड का दूसरा नाम भी है, तीसरा नाम भी है। तो दूसरा नाम क्या है, जनरल फंड भी हम लोग कैपिटल फंड को ही कहते हैं, और कैपिटल फंड को कॉर्पस फंड के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है इस चीज को। एनी डाउट? नो सर। अब यहाँ पर देखते हैं कैपिटल फंड में, अभी हम यहाँ पर बताए ना कि सरप्लस होगा तो ऐड कर देना है और डेफिसिट होगा तो लेस कर देना है। यहाँ पर देखो, तो ये कैपिटल फंड किस साइड लिखते हैं हम लोग, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे लिखते हैं। तो इसी चीज को लिखा हुआ है यहाँ पर कैपिटल फंड का 3 नेम। तो फर्स्ट है कैपिटल फंड, दूसरा जनरल फंड और कॉर्पस फंड, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन में कभी कैपिटल फंड भी लिख सकता है, जनरल फंड भी लिख सकता है, कॉर्पस फंड भी लिख सकता है। तो हमको ये समझना है कि वो कैपिटल फंड ही है, कॉर्पस फंड भी। यानी कि आश्चर्य करोगे कि क्या दे दिया कॉर्पस फंड, ठीक है। तो ये याद रहेगा, तो ऐसा आश्चर्य करने का बात नहीं होगा। चलो फिर क्या है, उसका बैलेंस लिख दिए हम लोग, कैपिटल फंड का, जनरल फंड का यहाँ पर। उसके बाद अगर हमारा सरप्लस है तो ऐड कर देना है, अगर क्या होगा डेफिसिट होगा तो उसको लेस कर देना है। यहाँ पर लिख करके फाइनल अमाउंट जो भी करना है, ऐड करना है तो ऐड कर देना है, लेस करना है तो लेस कर देना है, और उसके बाद बाहर अमाउंट कॉलम में लिख देना है। एनी डाउट? नो सर। सर फिर से हाँ, फिर से हम बता दे रहे हैं। देखो कैपिटल फंड का जो अमाउंट रहेगा ना, यहाँ पर लिख देंगे, और उसमें सरप्लस होगा ना तो ऐड कर देना है अमाउंट को, और डेफिसिट होगा तो लेस कर देना। अभी हम जस्ट एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर बिल्डिंग फंड, अगर फंड कोई है तो बिल्डिंग फंड का मतलब कि बिल्डिंग के लिए एक पर्सन था, वो पैसा दे दिया। मान लो ये पर्सन आया और हमारे एनपीओ को पैसा दिया, डोनेशन दिया, लेकिन कह दिया भैया कि आप मेरे पैसे से बिल्डिंग बनाइएगा। तो याद करो कि जब कोई पर्पस के साथ पैसा मिलता था हम लोग को, तो उसको हम लोग क्या ट्रीट करते थे, लायबिलिटी, ठीक है। मतलब कि ये हमारा इनकम नहीं हुआ, ठीक है, ये पैसा तो मिला लेकिन हमको इसमें एक कंडीशन डाल दिया गया, तो हम उसको लायबिलिटीज मानते थे। तो लायबिलिटी साइड में हम लोग बिल्डिंग फंड लिख दिए, उसका जो बैलेंस था उसको लिख देना है बिल्डिंग फंड का, जितना भी पैसा मिला। अब अगर मान लेते हैं बिल्डिंग फंड के लिए और भी पैसा मिल गया, डोनेशन मिल गया, तो उसको भी जोड़ देना है उसी में, क्योंकि लायबिलिटी ही है अल्टीमेट। अगर जो भी पैसा हमको मिला था बिल्डिंग फंड के नाम पर, उसको हम क्या किए, बैंक में मान लो डिपॉजिट कर दिए, तो बैंक हमको क्या देगी, बैंक में हम इन्वेस्ट कर दिए तो बैंक हमको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा ना। तो उस इंटरेस्ट को हमको क्या करना है, ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। मतलब जो लायबिलिटीज था जिसके लिए पैसा मिला था, उसी पैसे को जब इन्वेस्ट किया गया तो इनकम हुआ, तो इनकम को जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो इसीलिए देखो ना यहाँ पर लिखे ना, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। जो बिल्डिंग फंड था हमारे पास, उसी को हम लोग कहीं इन्वेस्ट कर दिए थे, तो उससे जो भी इनकम होगा उसको लिख देना है और ऐड करके अमाउंट को बाहर कर देना है। उसी तरह स्पोर्ट्स फंड है, यहाँ पर स्पोर्ट्स फंड यहाँ पर लिख दिए, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड लिख देना है, इनकम हुआ उसको लिख देना है, फिर यहाँ पर अंदर रखना है। अब स्पोर्ट्स फंड के लिए पैसा मिला था तो कुछ खर्च किए मान लेते हैं, तो लेस कर दिए, खर्च हुआ तो उसी फंड से लेस करेंगे ना, तो लेस कर दिए।
अब लिस्ट करने के बाद जो भी आएगा उसको बाहर कर देना, ठीक है। अब करेंट लायबिलिटीज़ की बात करते हैं। तो करेंट लायबिलिटीज़ में जैसे हमारा जो भी आउटस्टैंडिंग था, याद करेंगे हम लोग कि भाई सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं सैलरीज लेते हैं, ठीक है। तो सैलरीज हम लोग 3 मंथ्स का मान लेते हैं नहीं दिए, तो ये 3 मंथ्स का हमारा क्या होता था, याद कर, लायबिलिटीज हो जाता है ना, आपको देना पड़ेगा ना, लेकिन अभी हम लोगों ने पेड नहीं किया है, तो ऐसे को हम लोग लायबिलिटीज साइड में दिखाते हैं, ठीक है, एज करेंट लायबिलिटीज। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो भी रहेगा, जैसे रेंट का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था उसको लिख दिए हम लोग, सैलरीज का था उसको लिख दिए, इलेक्ट्रिसिटी वाटर का था उसको लिख दिए और ऐड करके बाहर कर दिए। फिर जो एडवांस मिलता था, मान लेते एडवांस में हमको कोई पैसा दे दिया एनपीओ को, लेकिन ये एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, इस साल के लिए तो नहीं मिला, तो ये भी हमारा क्या है, लायबिलिटीज है, एडवांस, ठीक है। तो एडवांस को हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट कॉलम में लिख देंगे लायबिलिटीज साइड, ठीक है। बट एडवांस कब मिला हो, एंड का हो, एंड का रहेगा तभी ना वो नेक्स्ट ईयर का माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लिखता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अगर एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला है तो उसको लायबिलिटी साइड में हम लोग लिख करके दिखाएंगे। अब आते हैं असेट में। असेट साइड में क्या होगा, तो कोई भी फिक्स्ड असेट से हमारा, तो उसको लिख देना है, ठीक है। जैसे बिल्डिंग था तो बिल्डिंग का बैलेंस यहाँ लिख देंगे। फिर मान लेते हैं बिल्डिंग और भी कुछ बिल्डिंग का एडिशन हुआ, ठीक है, तो उसका अमाउंट फिर जोड़ करके यहाँ पर लिख दिए। अब उसका कुछ डिप्रिसिएशन है मान लेते हैं, ठीक है, तो डिप्रिसिएशन को हम लोग क्या करते हैं, लेस करके बाहर कर देंगे। उसी तरीके से सेम फर्नीचर का अमाउंट अंदर लिख दिए। कुछ फर्नीचर फिर से परचेज किया गया एडिशन, तो उसको भी ऐड कर देना है, ठीक है। फिर अमाउंट यहाँ पर लिख देना है। फर्नीचर का जो भी डिप्रिसिएशन होगा उसको यहाँ लिख दिए। अब मान लेते हैं फर्नीचर बेच दिए अपना, तो उसको भी यहाँ पे क्या कर देना, लेस कर देना है और अमाउंट हमारा बाहर चला जाएगा। उसी तरह करेंट एसेट में जैसे कैश इन हैंड है हमारे पास, उसको लिख देना है डायरेक्ट, कैश एट बैंक। सब्सक्रिप्शन अगर एरियर है, बकाया है, तो उसको लिख देना है। एक रूड इंटरेस्ट है, ठीक है, ये फॉर्मेट है केवल, अभी समझेंगे हम लोग, क्वेश्चन बनाएंगे तब। इन्वेस्टमेंट में बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट जो कि प्रीपेड एक्सपेंसेस में एडवांस, फिर अमाउंट दोनों साइड का ऐड करेंगे तो दोनों साइड का अमाउंट क्या होगा हमारा, इक्वल आएगा। अभी एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ झारखंड क्लब फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 19। अब ये कब से कब तक रिकॉर्ड करेगा इनकम एक्सपेंडिचर में, ये बता दो जल्दी से। फर्स्ट अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक। चलो, तो ये रिकॉर्ड करना शुरू करेगा 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019, ठीक है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। रिसिप्ट्स में हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स दिया हुआ है, तो कैपिटल रिसिप्ट्स तो इनकम एक्सपेंडिचर में तो नहीं जाता है जी, लेकिन अगर एडजस्टमेंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगा तो उस बेसिस पे जा सकता है, ठीक है। लेकिन अभी कैपिटल रिसिप्ट हमारा नहीं जाएगा। तो हम रिवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करते हैं, ये तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में अलग अलग करके दे दिया है हम लोग को। सब्सक्रिप्शन कितना है, 2000 इनकम है ना, सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है ना, इनकम साइड लिखेंगे ना। चलो, इनकम साइड हम लोग सब्सक्रिप्शन लिख दिए, कितना, 2000। अंदर में क्यों लिखा गया, क्योंकि इसके लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है हम लोग। क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है,
नंबर 1 कहता है आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शंस 18-19 का, और जो ये बना रहे हैं 18-19 के लिए ही बना रहे हैं ना, इनकम एक्सपेंडिचर तो Yes, sir. 18-19 का ही बना रहे हैं। तो 18-19 मतलब कि ये हमारा करेंट ईयर है, तो करेंट ईयर का ही बकाया था 200 रुपया, तो जोड़ना पड़ेगा ना। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग को कहता है कि भाई आप Yes, उसको sir. ड्यू है तभी ऐड कीजिए, तो हम लोग ऐड कर दिए 200, तो आ गया कितना 2200। ठीक है, और भी इंफॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शन के लिए। हाँ, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडेड 75 19-20 का, तो 19-20 क्या हो गया, 19-20 करेंट ईयर हुआ क्या, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर हुआ ना, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर हो गया ना। तो ये नेक्स्ट ईयर है, तो नेक्स्ट ईयर का अमाउंट से क्या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई मतलब होता है? हम लोग भाई करेंट ईयर का रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो करेंट ईयर का अमाउंट से मतलब होगा, तो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे ना। तो इसलिए 75 रुपीज़ हम लोग लेस कर दिए यहाँ पर, और लेस करने के बाद फाइनल अमाउंट जो आया 2125। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ये तो हमारा इनकम है, तो इनकम में हम दिखा दिए 400। रेंट ऑफ हॉल, ये भी हमारा इनकम है 500, वो भी हम लोग दिखा दिए 500। सन्ड्री रिसिप्ट्स, ये भी हमारा रेकरिंग नेचर का इनकम है, तो इसको भी हम लोग इनकम साइड में शो कर दिए। ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पेमेंट्स में, तो पेमेंट्स भी हमारा यहाँ पे कैपिटल नेचर का पेमेंट दिया हुआ है, वो बांट दिया है यहाँ पर क्वेश्चन, तो ये तो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, लेकिन ये तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाने वाला है, क्योंकि रिवेन्यू नेचर का है ना, पेमेंट है और रिवेन्यू नेचर का है। तो सबसे पहले क्या दिया है, रेंट एंड टैक्स, कितने का, कितने का 700 का, तो यहाँ पर रेंट एंड टैक्स एक्सपेंडिचर में लिख दिए 700। ठीक है, और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ध्यान देना है कि क्या रेंट एंड टैक्स के लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, तो नहीं, तो डायरेक्ट अमाउंट बाहर चला गया। सैलरीज हमारा कितना है 1200, बट हमको चेक करना पड़ेगा, तो सैलरी यस यहाँ पर है सेकेंड नंबर। आउटस्टैंडिंग है सैलरी कितने का 125 का, तो बताओ आउटस्टैंडिंग है मतलब कि ऐड करना पड़ेगा, कुछ भी डेट नहीं दिया मतलब कि करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो 1200 में 125 रुपये ऐड कर दिए, तो 1325 रुपये 1325 अमाउंट कॉलम में आ गया। क्लियर? एनी डाउट? अब यहाँ पर देखते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितनी का 200, अमाउंट बाहर चला गया डायरेक्ट। इसके बाद अब देखो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का अमाउंट कितना लिखता है 400। ठीक है, एम आई ऑडिबल, आवाज आ रहा है सभी को? Yes, sir. हाँ, इंश्योरेंस का 400, तो देखो इंश्योरेंस का 400 तो अंदर लिखा गया, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। समझते हैं क्या कहता है, इंश्योरेंस वाज पेड, इंश्योरेंस वाज पेड मतलब इंश्योरेंस पेड था कब तक, तो अप टू दिसंबर 2019 तक। यहाँ पर समझते हैं इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस ठीक है, यहाँ पर कहता है अप टू दिसंबर 19 तक का पेड था। हम लोग अकाउंट जो मेंटेन कर रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर कब से कब तक का जी, 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 19 तक का रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। लेकिन क्या कहता है कुछ एडजस्टमेंट में, अप टू दिसंबर 2019 का पेड था, पहले से पेड था ये। ठीक, तो 400 रुपया में भाई कितना पेड है ये कैसे क्लियर होगा, टोटल ये पेड कितना किया है, 400 रुपये पेड किया है, लेकिन यहाँ पर कितना मंथ्स आएगा अप टू दिसंबर तक, 1 अप्रैल 2018 से लेकर के अगर दिसंबर 2019 तक हम करते हैं तो कितना मंथ्स आएगा जी, यहाँ से यहाँ तक 9 मंथ, 9 मंथ्स, मतलब कि 9 मंथ्स का प्रीपेड था।
9 मंथ्स का प्री पेड था, पहले ही पेड कर दिया गया था, पहले ही पेड कर दिया गया तो माइनस करेंगे ना प्रीपेड को, मतलब पहले ही एडवांस में पेड कर दिया गया था इंश्योरेंस का। तो टोटल अमाउंट हमारे पास 400 दिखा रहा। तो ये 400 कितने मंथ्स का है? 12 मंथ्स का है ना। तो हमको 9 मंथ्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 9 मंथ्स का कितना भाई होगा, तभी तो लेस कर पाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 9 × 400 अपॉन 12। तो 3 3 जा 9 और 4 से 100, यहाँ पर कितना आया 300, मतलब कि 300 प्रीपेड था, पहले से पेड था, तो इसको हटाना पड़ेगा ना। चलो, तो इसीलिए यहाँ पर 300 को लेस कर दिया गया और अमाउंट कॉलम में कितना लिखा गया 100। एनी डाउट? प्रीपेड बिगनिंग में मिलता है तो ऐड होता है मतलब। वो चीज़ यहाँ पर नहीं बोला ना, क्वेश्चन यहाँ पर समझो। एडजस्टमेंट क्या बोलता है कि यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग किस बेसिस पे बनाते थे। अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा, सुन लो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग कैश बेसिस पे बनाते थे, कैश बेसिस पे, याद है ना। मतलब कैश मिलता था हम लोग रिकॉर्ड कर देते थे, कैश मिलता था हम लोग रिकॉर्ड कर देते थे। तो कैश हमको 400 रुपया मिला, हम लोग रिकॉर्ड कर दिए, ठीक। लेकिन यहाँ पर एडजस्टमेंट क्या बोल दिया, एडजस्टमेंट क्या कह दिया कि इंश्योरेंस वाज पेड, इंश्योरेंस पेड था पहले ही, कितना दिसंबर 2019 तक का पेड था। तो दिसंबर 2019 तक का पेड था, तो इस ईयर का कितना ड्यू है उतना ही हम कंसीडर करेंगे ना इस साल। तो इस ईयर का कितना ड्यू दिखा रहा है भाई, 9 मंथ्स का तो पहले ही पेड कर दिया गया, 9 मंथ्स का पहले ही पेड कर दिया गया। तो इसीलिए 9 मंथ्स का हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट बोल दिया था इंश्योरेंस वाज पेड अप टू दिसंबर 2019। तो 300 हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ पर निकाले, फाइंड किए। तो ये 300 को हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो 100 हम लोग का अमाउंट कॉलम में आ गया, एक्सपेंडिचर 100। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल। तो क्रेडिट का टोटल किए तो 3125 आया, और डेबिट का जब टोटल करेंगे तो 800 रुपया हटा करके हम लोग करेंगे। तो ये 800 रुपया क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर आ गया। यहाँ पर जो भी आएगा उसको माइनस करोगे तो ये आ गया हमारा सरप्लस, मतलब कि यहाँ पे इनकम ज़्यादा हो गया, एक्सपेंडिचर कम हो गया, इसलिए यहाँ पे लिख देना है सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। कितने का, 800 रुपये का। अभी बोलो, कोई डाउट की नहीं को, तब बैलेंस शीट में हम लोग चलेंगे। जो रूल्स था इनकम एक्सपेंडिचर बनाने का, वही रूल से हम बनाए हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। बैलेंस शीट में चले। यस सर। चलो अब देखते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले यहाँ पे लिख दिए नाम, बैलेंस शीट ऑफ झारखंड क्लब, और डेट भी लिख दिए एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक। तो लाइबिलिटीज साइड में आते हैं। तो लाइबिलिटीज हम लोग कब मानते थे, तो जिसको इनकम नहीं माने, जिसको इनकम हम लोगों ने ट्रीट नहीं किया, वो हमारा क्या बन जाता है, लाइबिलिटीज, ठीक। और जिसको एक्सपेंडिचर हम लोग ट्रीट नहीं करते हैं, जिसको एक्सपेंडिचर हम लोग नहीं ट्रीट किए थे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, असेट। ये याद रखना है। चलो, तो यहाँ पर पहले तो रिसिप्ट्स, मतलब इनकम हम ट्रीट नहीं किए थे, किसको, एंट्रेंस फी को। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कुछ नहीं था। तो एंट्रेंस फी कितना है जी, 30,000 ना। तो ये किस नेचर का, कैपिटल नेचर का है, क्वेश्चन में ही कहा। कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। एंट्रेंस फी 30,000, ठीक है। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फी, ये भी कैपिटल नेचर का है, 3,000। ये भी इनकम नहीं माने, लायबिलिटी बन गया हमारा। लाइफ मेंबरशिप फी 3,000, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, प्राइज फंड। देखो यहाँ पर ध्यान देना एक चीज, प्राइज फंड मतलब कि फंड तो आया लेकिन कंडीशन के साथ आया। तो याद रखना है कि जो भी फंड हमको मिला, हम इसको इनकम नहीं माने थे, प्राइज फंड को इनकम नहीं माने थे।
तो ये हमारा लाइबिलिटीज में गया। तो इसको लाइबिलिटी साइड तो लिखेंगे, लेकिन साथ साथ देखना है कि प्राइज फंड के लिए जो भी हम लोग को पैसा मिला था, फंड मिला था, उससे रिलेटेड खर्च हम लोगों ने किया। तो पता कैसे चलेगा खर्च किए कि नहीं किए? तो वो पेमेंट साइड पता चलेगा हम लोग को कि रिसीव तो किए हम प्राइज फंड के नाम पर कितना 6,000 रुपया, तो क्या प्राइज फंड में खर्च किए? प्राइज फंड जो आया प्राइज के लिए खर्च किए, तो यस देखो ना यहाँ पे खर्च किए हैं ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाँ, कितना खर्च कर दिए? कितना खर्च कर दिए? 600। तो लाइबिलिटीज कितना था हमारा? लाइबिलिटीज कितना था हमारा? 6,000 था ना। तो 6,000 में 600 रुपया खर्च कर दिया, तो 600 रुपया लाइबिलिटी तो खत्म हो गया। तो बचा कितना? 5,400। तो यही 5,400 को हम लोग को बैलेंस शीट में दिखाना होगा। किस साइड? लाइबिलिटी साइड में। प्राइज फंड, अब प्राइज फंड के लिए 6,000 रुपया मिला था, अमाउंट लिख दिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए थे 600 रुपया हम लोगों ने खर्च किया, तो 600 रुपया हम लोग लेस करके अमाउंट कॉलम में लिख दिए। एनी डाउट? चलो नेक्स्ट। अब क्या दिया हुआ? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम लोग एक्सपेंसेज माने थे क्या? एक्सपेंडिचर माने थे? नहीं। तो क्या बन जाएगा? जिसको एक्सपेंडिचर नहीं मानते वो क्या बन जाता है? जिसको एक्सपेंडिचर नहीं मानते हैं वो क्या बन जाता है? जिसको एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे उसको क्या क्या कहते हैं? असेट वो मेरा बन जाता है। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर में, जिसको एक्सपेंडिचर हम लोगों ने ट्रीट नहीं किया वो असेट हमारा बन गया। तो यहाँ पर देखो ना, इन्वेस्टमेंट लिख दिए ना 11,000। कोई दिक्कत? उसके बाद मतलब जो भी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं किया उसको ध्यान रखना है। अब आते हैं बिल्डिंग के लिए। बिल्डिंग कितना था? 25,000। असेट है ना ये हमारा, तो बिल्डिंग को लिखना पड़ेगा। चलो, और क्या दिया हुआ है? बिल्डिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइज फंड हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया। फर्नीचर कितना? 900। तो देख लेना है कि जो भी फिक्स्ड असेट होगा उसके लिए डिप्रिसिएशन कुछ नहीं ना है, तो नहीं है फर्नीचर के लिए। तो फर्नीचर का अमाउंट डायरेक्ट हमारा बाहर आ गया कितने का? तो 900। ठीक है। अब कैश इन हैंड था हमारे पास कितने का? देखो कैश इन हैंड कितना है? कैश इन हैंड कितना है? 2,000 रुपये है ना जी। चलो, तो 2,000 रुपये हम लोग लिखते हैं कैश इन हैंड। ठीक। अब यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस 300 लिखे हैं। ठीक है, क्यों लिखे? कारण क्या है? तो भाई यहाँ पर हम लोग जो ये 300 रुपया निकालें, ठीक है, तो ये 300 रुपया पहले ही मिल गया था। ठीक है, तो जब भी एडवांस होगा, प्रीपेड का मतलब क्या है? एडवांस। तो एडवांस को हम लोग क्या मान लेते हैं? असेट मान लेते हैं। ठीक है, मेरा असेट बढ़ गया ना, कोई हमको आकर के एडवांस पैसा दे दिया तो हमारा असेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ठीक है, तो याद रखना है एडवांस को हम लोग असेट मानेंगे, तो एडवांस को हम लोग असेट साइड में दिखाएंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस 300। ठीक। फिर आउटस्टैंडिंग हमारा था, कितने का आउटस्टैंडिंग था? 18-19 का। कितना आउटस्टैंडिंग था? 200। क्या? सब्सक्रिप्शन, जो कि हम लोग को मिला नहीं। तो मिला नहीं तो हमारा तो असेट है ना जी। हम भले किसी को मान लेते हैं हम अपना पैसा 1 लाख रुपया देकर रखे हैं, लेकिन हमको वो पैसा अभी तक मिला नहीं है। तो हमसे कोई पूछेगा कि आपका असेट कितना है, तो 1 लाख रुपया हम उसको बताएंगे नहीं कि 1 लाख रुपया हमारा असेट है। तो असेट में हम दिखाएंगे कितना? 200 रुपया, क्योंकि इससे हमारा इनकम इस साल होना था करेंट ईयर में। करेंट ईयर जो कि हमारा 18-19 है, 18-19 में हमको सब्सक्रिप्शन कितना मिलना था? देख लेते हैं एक बार, कहाँ लिखे थे हम लोग? सब्सक्रिप्शन हम लोग को कितना मिलना था? तो 2,000 तो मिला, लेकिन 200 रुपया और मिलना था, वो नहीं मिला।
तो क्या उसको हम अपना इनकम नहीं मानेंगे? अभी नहीं मिला तो, लेकिन मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असेट हो जाएगा। जब भी आउटस्टैंडिंग होगा सब्सक्रिप्शन तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? असेट। तो इसको 200 रुपये असेट साइड में हम दिखा रहे हैं। उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस जो मिला था, तो एडवांस क्या है अभी हम बताएं। एडवांस क्या हो जाता है हम लोग का? लाइबिलिटीज। एडवांस मिल गया क्या? लायबिलिटी। एडवांस हमको मिल गया क्या? सब्सक्रिप्शन। तो वो तो अगले साल का है ना, इस साल का तो नहीं मिला है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन 1920 का है, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट ईयर का है, इसलिए उसको हम लोग क्या कर अमाउंट कॉलम में 75 रुपीज़ लाइबिलिटी साइड में दिखा दिए कि ये लाइबिलिटीज है हमारा भाई। चलो उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी हम लोग को किसी को पे करना है जी, अभी हम लोग दिए नहीं हैं तो वो हेडेक है ना, देना तो है ना। तो सैलरी जब भी आउटस्टैंडिंग होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लाइबिलिटीज। तो 125 हम लोग लाइबिलिटीज में दिखा दिए। सारा पोस्टिंग हो गया, लेकिन अब क्या करना है? कैपिटल फंड इस क्वेश्चन में था, कैपिटल फंड हम लोग को नहीं दिया हुआ था, कैपिटल फंड हम लोग को नहीं दिया हुआ था। तो सरप्लस था ना जी हम लोग का, तो यहाँ पर कैपिटल फंड स्टार्टिंग में ही इसको लिखना था, ठीक है। कैपिटल फंड अमाउंट नील, ठीक, 800 रुपया और जोड़ करके बाहर 800 रुपया। अब दोनों तरफ का टोटल कर देंगे तो आ जाएगा 39,400, 39,400। क्लियर है? तो ये था एक क्वेश्चन हम लोग अभी बनाए हैं, ठीक है। कल से हम लोग केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाएंगे और हम लोग बैलेंस शीट भी बनाएंगे। आज ये वीडियो हम डाल देंगे, ये वीडियो को देख लेना है अच्छे ढंग से, नोट्स को अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, नोट्स भी बना लेना है और ये क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि कैसे कैसे पोस्टिंग हुआ, कहाँ कहाँ पोस्टिंग हम लोगों ने किया, ठीक है। तो कोई पूछता है कि बैलेंस शीट क्या है तो क्या बताओगे? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो कि फाइनेंशियल पोजीशन बताता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का एट अ पर्टिकुलर डेट। क्लियर? और कैपिटल फंड का भी फॉर्मूला याद रखना है। कैपिटल फंड कैसे निकालते हैं हम लोग? टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज को माइनस करके। तीसरा चीज़ क्या याद रखना है कि ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग क्यों बनाते हैं जनरली? तो कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने के लिए। बोलो एनी डाउट? किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो जल्दी से। नो सर। चलो ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।